नमस्कार, मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हम चर्चा करेंगे मुंबई पर, जहां पर जो है भाजपा ने आशीष शेलार को मुंबई का चीफ बना दिया है और उनको जवाबदारी दी गई है मुंबई चुनाव का, यानी बीएमसी चुनाव का। इसके पहले भी आशीष शेलार के ऊपर ये जवाबदारी दी गई थी और उन्होंने भाजपा को एक नए मुकाम पर ले गए थे और उन्होंने अच्छा सीट जीत के भी आई थी। उसी देखते हुए शायद ये जिम्मेदारी दी गई है और हम आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी हैं। थत्ते जी, आप क्या समझते हैं इस चीज़ को? आशीष शेलार जी को जो मुंबई की जिम्मेदारी दी गई है, उनको कैबिनेट में तो नहीं लिया गया, लेकिन जो मुंबई की जिम्मेदारी दी गई हो वो कितना हद तक सही है? पहली बात तो ये सर कि हम दोनों के लिए ये बड़ी आनंद की और अभिमान की बात है कि हमारे एक मित्र जी, एक निकट मित्र जिनसे मेरे तो करीबन 25 साल से स्नेह संबंध और ऋणानुबंध उनसे है और लगता है अभी साल के 12 महीने होते हैं तो उनसे कम से कम 20-24 बार हम मिलते हैं। हर 15-20 दिन के बाद हमारा रंग शारदा उनका एक होटल है, अड्डा है उनका जी, वहाँ पे वो सब मीटिंग्स लेते हैं, गप्पा मारते हैं। तो वहाँ उनके साथ खाने का, गप्पा मारने का, एक राजनीति बिहाइंड द कर्टन कैसी चलती है समझ लेने का मुझे बहुत अवसर मिला है, सालों साल मिला है। और मैं भाग्यशाली समझता हूँ कि आशीष जैसे मित्र जो मेरे फ्रेंड, फिलॉसफर, गाइड भी हैं, बहुत छोटे उम्र से, मगर उनका मैच्योरिटी ज़बरदस्त है। तो आज अपने लिए तो आनंद की और अभिमान की बात है कि वो फिर से मुंबई के अध्यक्ष बन रहे। अभी ऐसा है ना कि सर, इसमें उन्होंने जो, मैं इस मुद्दे पर जोर देना चाहूँगा। सब अभी देखो पेपर वाले या मीडिया वाले यही बोलेंगे कि भी आशीष शेलार को महत्व दिया है, आशीष शेलार को सेना से भिड़ाने के लिए दिया है। मगर ये सब करते समय आशीष शेलार तो भिड़ेंगे जी, उद्धव से अभी 1 to 1 भिड़ जाएंगे वो, मगर उन्होंने जो त्याग किया है पार्टी के हित में, सर उसकी नोंद पहले होनी चाहिए। सर वो अगर चाहते तो मंत्री बन सकते थे, कैबिनेट में लास्ट टाइम भी कैबिनेट मंत्री थे ही वो, तो मंत्री बन सकते थे। और ऐसा है कि अगर उन्होंने ठान लिया होता कि नहीं मुझे मंत्री बनना है, तो और भी अल्टरनेटिव्स थे 2-4 कि जिनको वो बना सकते थे। मगर है आशीष शेलार है। तो पार्टी के प्रमुख लोगों ने दिल्ली के जब सोचा कि भाई अभी मुंबई को जीतना है किसी भी हालत में, मुंबई महापालिका जो है, और उनके पास अभी ठाणे का भी प्रभारी है वो, तो मुंबई तो ठाणे का छोड़ो, मुंबई तो जीतना है। तो एक ऐसा आदमी चाहिए कि जो लास्ट टाइम ही विजय के करीब लेके गया था, 84-82 बॉर्डर पे एकदम। हाँ, मतलब 2 ज़्यादा आ जाते तो इनका महापौर बैठता था। और उस समय युति सरकार थी करके उनको बोलना पड़े कि नहीं महापौर आप बनो, हम पहाड़ी के बनेंगे वगैरह, पर वो गलती हो गई उनसे। उस समय भी उनको शेयर करना चाहिए था पावर, मगर नहीं किया उन्होंने। छोड़ो वो बात, कल की बात छोड़ो, कल की बात है। तो अभी ऐसा है कि सर मंत्री बनने का मौका आने के बावजूद उन्होंने पार्टी के आदेश अनुसार, मतलब इसमें उन्होंने फडणवीस का आदर्श रखा। फडणवीस ने जैसे उनको मुख्यमंत्री बनने का हक था और उनके लिए वो मुख्यमंत्री वो था, मगर उनको जब पार्टी ने बोला कि नहीं आप उप मुख्यमंत्री बनेंगे, तो बिना हिचक उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और उप मुख्यमंत्री बन गए। वैसे ही आशीष का त्याग देखो कि मंत्री बनने की संभावना होने के बावजूद उसने बोला पार्टी को क्या चाहिए, मेरी उपयुक्तता कहाँ है, मुंबई में है, चलो मंत्री पद कभी भी मिल सकता है। कल अगर बम्बई में सत्ता आ गई तो बड़े शान शौकत से उनको सम्मान के तौर पे मुंबई का फिर पालक मंत्री बनाया जाएगा, या मंत्री तो 100% वो बनेंगे जब विजयी होंगे तब। तो आज की तारीख में उन्होंने जो त्याग किया वो सराहनीय है। और दूसरी एक बात देखो कि उन्होंने अपने लिए महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष के लिए तैयार किया था। मैंने परसों ही जिक्र किया कि पूरे महाराष्ट्र का उन्होंने दौरा किया था, सब जगह गए थे, पार्टी के छोटे से छोटे गांव में कार्यकर्ता के साथ, तालुका लेवल, जिला लेवल, सब जगह गए थे। तो एक ऐसा हो गया है कि उनका पूरे महाराष्ट्र का एक अनुभव और अभ्यास हो गया है और इसका फ़ायदा अपने को मुंबई में
कर लेने का है, ऐसा बीजेपी ने ठान लिया होगा कि इनका जो अनुभव है अभी महाराष्ट्र का, उसका उपयोग हम मुंबई में कर ले सकते हैं। अभी आशीष शेलार की कुछ विशेषताएं हैं। एक तो ऐसा है कि भाजपा नेता की जो प्रतिमा होती है हमेशा, उसमें सर ये साम दाम दंड भेद इतना बैठता नहीं है। मतलब अभी कर रहे हैं, अमित शाह जी कर रहे हैं, दंड भी दे रहे हैं, साम दाम वो कर रहे हैं वो, मगर मुंबई में ऐसा प्रैक्टिकल नेता कि जो कांग्रेस वालों के मुकाबले भी अपनी ताकत का ये दिखा सकता है, रॉब राष्ट्रवादी के लोगों के साथ भी और शिवसेना के भी साथ, ऐसा लोग जिसके नेता जिसके पास कम से कम आज मुंबई में ऐसी ताकत है कि आप जिस माध्यम से उसका मुकाबला करने के लिए आएंगे, उस माध्यम से वो मुकाबला कर सकता है। आप भीड़ लेके आएंगे 1000 लोगों की, वो 10,000 लोगों की भीड़ लेके आ सकता है, उसमें वो ताकत है, वो मास लीडर है, उसका मास बेस है। और दूसरी बात यह है कि उसके चयन से मुंबई में ऐसा मैसेज नहीं जाएगा कि मराठी आदमियों का मराठी आदमी ही कर दिया इन्होंने और नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन इनको किनारे कर दिया, क्योंकि आशीष का जो नेचर है, आशीष का जो संबंध है, वो सभी उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय सब, मतलब आप भी उसके दोस्त हैं, तो सभी भाषा प्रदेश सबके वो दोस्त हैं। तो शायद अगर दूसरा कोई होता तो लोग बोलते थे कि ये पक्षपात हो गया कि मराठी आदमी को आगे बढ़ाने के लिए एक मारवाड़ी को बाजू में करके इन्होंने किया, ऐसा नहीं है। तो सबको एक्सेप्टेबल है, ये भी बड़ी बात है। और एक उनके बारे में है कि मुंबई में शायद ही ऐसा कोई बीजेपी का नेता या कार्यकर्ता होगा कि जो आशीष शेलार को कभी ना कभी मिला नहीं हो। सब कहीं ना कहीं उनसे मिले हैं, उनकी बातें हुई हैं। और हमारे महाराष्ट्र में यशवंतराव जी चौहान ऐसे थे कि जो आदमी देखते ही 10 साल 15 साल भी बाद मिलेंगे, अरे कैसा है तू, नाम लेके पुकारेंगे। पवार साहब ऐसे थे, अभी वो थोड़ा उनका प्रॉब्लम बुढ़ापे के कारण हो गया और वो भी इस तरह से। मुंबई में ये ताकत आशीष में है। आशीष के सामने किसी को भी ऐसे आप खड़ा करो, वो खाली उसका नाम नहीं बताएंगे, वो कौन से कॉन्स्टिट्यूंसी से आता है ये भी बताएंगे, तो वो जानते हैं। दूसरी बात ये है कि मुंबई में किसकी क्या उपयुक्तता है। भाई नेता तो बहुत सारे हैं, इतनी बड़ी कार्यकारिणी है, 200 लोग तो ऐसे सामने खड़े हैं, मगर उसमें से किसको कौन सा काम दिया जाए, इसकी एक योजना बनाना जरूरी होता है। वो उसके पास मैनेजमेंट ऑफ द पार्टी उनके पास है। दूसरी एक बात है कि जिसका जिक्र ज़्यादा कोई करेगा नहीं, और मैं कर सकता हूँ क्योंकि आशीष जी से मेरी बातें होती रहती हैं। अभी वो बोलेंगे कि ऑन द रिकॉर्ड तुम ला रहे हो जो ऑफ द रिकॉर्ड बोला, और आज की तारीख में महाराष्ट्र से अमित शाह जी के करीबी ऐसे जो लोग हैं, उनमें चंद्रकांत दादा अगर 50-60 के ऊपर है मार्क्स के ऊपर, तो 70-80 पे आशीष है। मगर आज उनका ब्रांड एम्बेसडर अमित शाह जी का महाराष्ट्र में, मुंबई में, महाराष्ट्र में पूरे आशीष है। और उसके और उनके इतने संबंध है कि मेरे ख्याल से एक बार शायद मैंने उनको पूछा कि कितनी बार मिलना होता है, तो बोले बड़े आदमी हैं, ऐसे बार बार उनको जाके मिलते नहीं हैं, और महीने में एक आध बार मिलते हैं। अरे भाई महीने में एक आध बार अमित शाह को मिलना छोटी बात है क्या? और बातें होती रहती है। तो वैसे भी वो पूरे महाराष्ट्र में क्या चल रहा है इसका एक पूरा क्या बोले रोजनामा वो अमित शाह जी को ये करते थे। और एक बात है कि अमित शाह के साथ करीबी है, और दूसरी बात है कि वो मराठा नेता है। सर आज की तारीख में महाराष्ट्र में जब फडणवीस एक ब्राह्मण आपका उप मुख्यमंत्री है, तो मराठा समाज में एक प्रकार की अस्वस्थता आई थी, क्योंकि चंद्रकांत दादा पाटिल मराठा थे, और मराठा समाज को हमेशा ऐसा लगता है कि सत्ता पद पे हमारा अगर कोई आदमी नहीं है तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, मतलब बहुत वो कम्युनल उसको कास्टिज्म का रंग लगता है। तो ये मराठा होने के कारण मराठा समाज में उनकी एक्सेप्टेबिलिटी, मराठा रिजर्वेशन आंदोलन में उनकी भूमिका भी अहम रही, राणे साहब की रही, वैसी इनकी रही। और भाजपा के साथ चंद्रशेखर बावनकुळे को महाराष्ट्र का अध्यक्ष बनाने के कारण कितना समीकरण देखो कैसे बीजेपी ने अच्छी तरह से बिठाया। वो ओबीसी है चंद्रशेखर,
चंद्रशेखर बावनकुळे जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष बने वो ओबीसी है, ये ब्राह्मण है फडणवीस, ये मराठा है, तो एक सोशल इंजीनियरिंग बोलते हैं आजकल उसको, सबको जस्टिफाई दिया गया है। हाँ, सबको एक उसमें मौका दिया गया। और एक बात आशीष शेलार की ऐसी है कि देखो, मेरे खिस्से में पैसा होगा नहीं हो, मगर आप मेरे दोस्त हैं और आपके पास पैसा है तो आपका पैसा मेरा ही हो गया। आज बम्बई में जो बड़े बिल्डर जी, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, ये कोई बोलेगा नहीं मगर बड़े बिल्डर बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जिस बीजेपी नेता से पर्सनल ताल्लुक़ लगते हैं और उनका आना जाना रहता है, मिलना जुलना रहता है, और ज़रूरत पार्टी के लिए जब पड़ती है, इनका पर्सनल तो कुछ होता ही नहीं है। बीजेपी के 99% लोगों का पर्सनल कुछ लेना देना होता ही नहीं है पैसे का, जो होता है वो पार्टी के लिए होता है। तो आज की तारीख में मंगल प्रभात लोढ़ा जो है वो खुद बिल्डर है, बहुत ताकतवर बिल्डर है। मतलब एक मैं उधर कल्याण के यहाँ गया था तो मैंने बोला एक ब्रांड है उनका, कितना प्रॉपर्टी है, वो बोले लोढ़ा अगले 25 साल तक भी बांधता रहे, बिल्डिंगे के पीछे बिल्डिंगे हजारों, तो भी ख़त्म नहीं होगी। इतनी ज़मीन तो उन्होंने कल्याण डोंगरी परिसर में ली हुई है, 25 साल तक नहीं ख़त्म होगा, इतना काम है उनके पास, इतनी ज़मीन है। मुंबई के बिल्डर में भी उनका ये था, मगर उनका प्रॉब्लम ऐसा है कि वो खुद ही इतने सक्षम थे। भाई 1000 करोड़ का आदमी जो है वो किसी दूसरे बिल्डर को बोले कि भाई पार्टी के लिए 10, 15, 20, 25 करोड़ भेज, तो बोलेगा अरे तेरे पास तो 1000 करोड़ है, तू भेज ना। उनका थोड़ा ऐसा प्रॉब्लम हो सकता था। अभी आशीष कैसा है, वो रास्ते का सड़क का आदमी है, उसको पार्टी के लिए पैसा मांगने के लिए कोई लज्जा आने की ज़रूरत नहीं। और लोगों को मालूम है, इसको 1 रुपया दिया तो उसमें 10 पैसा खिस्से में होगा, तो वो डाल के 1 रुपया 10 पैसे ये पार्टी के लिए खर्चा करेगा। चारित्र्य सर, चारित्र्य जिसको बोलते हैं, चारित्र्य और छवि दोनों, कैरेक्टर, इज ए मैन ऑफ कैरेक्टर। तो वो उनका एक बड़ा एसेट है। और मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई में आशीष शेलार को अध्यक्ष बना के उद्धव जी का जो एक ट्रम्प कार्ड, मराठी में आम्ही हुकुमचा पत्ता बोलतो, हिंदी में क्या बोलते हैं, वही बोलते हैं। तो वो उन्होंने मराठी आदमी का जो मराठी कार्ड था वो छीन लिया। अगर लोढ़ा अध्यक्ष रहते या कोई गुजराती, मारवाड़ी या उत्तर भारतीय अध्यक्ष होता, समझो कृपाशंकर का भी नाम बीच में आया था, तो यही मुद्दे पे उद्धव जी टूट पड़ते थे कि मुंबई भाजपा का अध्यक्ष मराठी नहीं है और मुंबई तोड़ना महाराष्ट्र से, ये इनका उद्दिष्ट है। उनका वो एक परमानेंट झूठ है। जब भी इलेक्शन आता है तो उद्धव जी या शिवसेना के लोग, ठाकरे साहब, सब ये मुंबई तोड़ना। अरे कौन तोड़ेगा, ऐसी टूटने वाली मुंबई है क्या, कभी नहीं टूटेगी, सब बोलते हैं। मगर वो उनका ट्रम्प कार्ड था एक मराठी आदमी, सर वो छीन ही लिया। और ये भी मराठी आदमी ऐसा है कि मरघट्टा है, मराठा आदमी, मर्द मराठा है वो। तो मेरे को लगता है कि उद्धव जी के लिए इतनी तकलीफ होने वाली है। एक तरफ से राज ठाकरे हैं, वो इनके साथ आए ना आए जी, आशीष का और राज का भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, मगर हो सकता है कि आशीष की राजनीति, रणनीति ऐसी रहेगी कि जहाँ पे शिवसेना का आदमी अपने को वोट की तकलीफ दे सकता है, वहाँ पे वो मनसे को बोलेंगे हमारे साथ मत आओ, बिहाइंड द कर्टन हम आपके साथ, आपके उम्मीदवार को मदद करेंगे, आप शिवसेना के वोट खाओ। एक खाने वाली पार्टी भी लगती है ना भाई, एक जीतने वाली लगती है, एक चुराने वाली लगती है, खाने वाली लगती है, काटने वाली लगती है। मगर राज ठाकरे और आशीष का बहुत गहरा संबंध है, तो हो सकता है कि वो उनको, क्योंकि क्या है ना, शिवसेना के सामने सीट्स देना बीजेपी को डिफ़िकल्ट इसके लिए होगा कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी अभी है जी मुंबई में, उनको भी सीट देनी पड़ेंगे ना। अभी तो मुंबई में ऐसा होगा कि शिवसेना शिंदे गुट को जितने शिवसेना के पहले सीट्स थे 84 और बाद में और ज्वाइन हो गए, उतने सीट शिंदे सेना बोलेगी कि ये शिवसेना की जो है वो हमको दो। थोड़ा आगे पीछे करेंगे मगर वो सीट मांगेंगे, और शिंदे उतना कर दिए 50% मुंबई काबिज करना तो उनका भी ड्रीम होगा। तो उसमें ऐसा है कि मनसे को और सीट देना उनके लिए मुश्किल है, और मनसे को खड़ा करना, उनको सपोर्ट करना। और मनसे का ये रहा है इसके पहले भी, भाई राष्ट्रवादी के साथ भी रह के उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा, फिर भी वो
इनके लिए घात लगाते रहे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मुंबई महापालिका का जो समीकरण है वो पूरी तरह एक आशीष के अध्यक्ष बनने से बदली हो गया है। और मुझे आश्चर्य नहीं लगेगा कि 82 वाली बीजेपी 100 के आगे जाएगी, सेंचुरी पूरा, और 84 वाली शिवसेना जो है आधे पे जाएगी उनका अभी जो है। और मुझे आश्चर्य नहीं लगा, और वो काबिल है तो हम उनका अभिनंदन भी करेंगे, शुभेच्छा भी देंगे। और बीजेपी ने अच्छा चुनाव किया। धन्यवाद थत्ते जी। तो थत्ते जी ने जो है भाजपा के जो नए अध्यक्ष मुंबई के उनके ऊपर आशीष शेलार के ऊपर एनालिसिस किए, और उन्होंने दावा किया कि अब मुंबई पे जो है फिर से सत्ता परिवर्तन, मतलब सत्ता परिवर्तन होगा ही होगा, और उद्धव जी को जो है ये सेटबैक है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।